बुद्धि, जिसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि बुद्धि मापन का इतिहास क्या है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। तो सबसे पहले लेवेटर नामक एक विद्वान थे जिन्होंने 1772 में चेहरे की आकृति से बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह बताया। तो यह सबसे पहले आता है। इसके बाद में अन्य विद्वानों ने सिर के आकार के आधार पर बुद्धि के अनुमान की युक्ति निकाली। इसी प्रकार से फ्रांस के गॉल नामक विद्वान ने 1860 में उनका ये मानना था और उन्होंने एक सिद्धांत किया जिसको मस्तिष्क विज्ञान में 26 मानसिक शक्तियों का बताया गया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में इस बात को बताया था। फिर उसके बाद में इस सारे के सारे सिद्धांत का खंडन किया लोम्ब्रास नामक विद्वान ने, जो कि इटली के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि शरीर एवं सिर की भद्दी आकृतियों से भी मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं। शरीर एवं सिर की भद्दी आकृतियों से भी मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से 1872 में सर फ्रांसिस गाल्टन नामक एक विद्वान हुए थे जिन्होंने लोम्ब्रास के उक्त वाक्य का खंडन किया। उक्त कौन सा वाक्य? जिसमें कहा गया कि शरीर एवं सिर की जो भद्दी आकृतियां हैं उनसे मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं। उन्होंने खंडन किया और ये बताया कि शारीरिक अवयवों से बुद्धि की गहराई का अनुमान लगा सकते हैं, ये उन्होंने बताया। यह प्रारंभिक अवस्था में ये विद्वान रहा। उसके बाद में हमारे पास में एक विद्वान आते हैं जिनको हम अल्फ्रेड बिने के नाम से जानते हैं और ये फ्रांस के रहने वाले थे। अल्फ्रेड बिने जो थे वो मूलतः फ्रांस के रहने वाले थे और इनके एक सहायक थे, असिस्टेंट थे, जिनका नाम था थियोडोर साइमन। उन्होंने 1904 में एक जो है बुद्धि परीक्षण के बारे में एक बात की, जिसमें उन्होंने 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए एक प्रश्नावली बनाई और उन्होंने प्रश्नावली बना करके उन्होंने वहां पर बुद्धि मापन का काम किया। परंतु उन्होंने एक कमी छोड़ दी कि इन्होंने 11 और 13 वर्ष के बालकों को उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया। तो इसमें एक चीज और पाई जाती है कि 4 वर्ष का बालक जिन प्रश्नों को कर पाता उन्हें 3 वर्ष वाला नहीं कर पाता। यानी उनका मत यह था कि बालक अपनी आयु वृद्धि के साथ साथ ज्ञान भी सीखता है। यह महत्वपूर्ण है कि बालक अपनी आयु वृद्धि के साथ साथ ज्ञान भी सीखता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब अल्फ्रेड बिने नामक जो विद्वान थे, इनकी मानसिक आयु की गणना का एक उन्होंने सिद्धांत बताया। क्या था कि बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ प्रश्न पूछे उन्होंने, बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में, और उन्होंने कहा कि यदि 5 वर्ष की अवस्था वाला बालक अपनी आयु के सभी प्रश्नों का सही जवाब दे सकता था तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष मान ली जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए कि यदि 5 वर्ष का आयु का बालक सभी प्रश्नों का जवाब देता तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष मानी जाती। इसी प्रकार से अगर 3 वर्ष की अवस्था वाला बालक, ठीक है, वह 3 वर्ष की अवस्था वाले प्रश्नों को हल करता तो उसकी मानसिक आयु 3 वर्ष मान ली जाती। अगर वह अपनी वास्तविक आयु से बड़ी आयु के प्रश्नों को हल कर लेता तो उसकी मानसिक आयु वही मान लेते। अगर बालक साधारण व मंद बुद्धि के सभी प्रश्न हल कर लेने के बाद बड़ी अवस्था वाले प्रश्न भी हल कर लेता तो वह प्रत्येक प्रश्न के हल करने पर 1/5 जोड़ देता। यह महत्वपूर्ण है कि वह 1/5 जोड़ देता था।
इसका एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यानी इसको अपन यूँ मान सकते हैं कि यदि 3 वर्ष का बालक 3 वर्ष के सभी प्रश्नों को हल कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु 3 वर्ष है। यदि 5 वर्ष का बालक 5 वर्ष की आयु के सभी प्रश्नों को हल कर रहा है तो उसकी 5 वर्ष आयु है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि यदि कोई बालक जो है वो अपने से ऊपर की आयु के प्रश्नों को हल कर लेता था तो उसमें 1/5 जोड़ दिया जाता है। एक एग्जाम्पल देके बताया गया है कि 7 वर्ष का एक बालक 8 वर्ष के सभी प्रश्नों को हल कर देता है। इसके अतिरिक्त वह 9 वर्ष के 2 प्रश्न हल कर लेता है एवं 10 वर्ष का एक प्रश्न भी हल कर लेता है। तो उसकी मानसिक आयु का स्रोत उन्होंने माना कि बालक की आयु थी 8 वर्ष, तो 8 लिख दिया। फिर उसने ये कहा कि भाई 9 वर्ष के 2 प्रश्न, तो 1/5 के हिसाब से उसने 2/5 जोड़ दिए, और 10 वर्ष का एक प्रश्न तो उसने 1/5 यहाँ पर और जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो है ये इसकी आयु इस प्रकार से निकल करके आती है, यानी 8 सही 3/5 वर्ष इसकी मानसिक आयु होती है। अब बिने साइमन जो विद्वान हुए हैं इनकी विशेषता, विधि की विशेषता क्या थी यह देखना है। उन्होंने एक बात कही है कि मस्तिष्क की सभी जो शक्तियां हैं ये आपस में गुथी रहती है और इनको अलग करना, इनका पृथक्करण जो है वह किसी भी तरीके से संभव नहीं है। इन्होंने बुद्धि की 3 विशेषताएं बताई। पहली है प्रयोजनता, जिसको पर्पजफुलनेस कहते हैं। दूसरी है नई परिस्थिति में अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता, यानी कैपेसिटी टू मेक एडेप्टेशन। इसके बाद में इन्होंने कहा है आत्म आलोचना की शक्ति। आत्म आलोचना की शक्ति को उन्होंने बताया पावर ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। इसके बाद में एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम था ओटिस और एक था टर्मेन। तो वहां पर ये बात है कि सेना का सामूहिक बुद्धि परीक्षण करना है। तो इन्होंने जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसको ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो वह उन्होंने किया। तो यहाँ पर 2 चीजें निकल के आती है टर्मेन की, कि इन्होंने एक तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात की है और एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात की है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में उन्होंने कहा कि 23.5 मिनट में 212 प्रश्नों का उत्तर जो अति संक्षिप्त रूप में देना पड़ता था, तो वो सामूहिक रूप था। एक इन्होंने कहा कि एक समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा जो है बुद्धि की परीक्षा होगी और उसके जो उत्तर होंगे वो मौखिक होंगे और क्रिया प्रधान होंगे। तो इसमें क्या था कि उम्र के अनुसार 5 या 6 प्रश्न जो थे वो वहां पर बांटे गए थे। तो यह हमने एक छोटा सा इतिहास इसका लिया है। हम इसके बारे में और अगले अपने वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो बात निकल करके आती है, अब अपन देख रहे हैं कि लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहला है कि बुद्धि के सिद्धांत हैं। बुद्धि के सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, 2 तत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत। 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये बुद्धि के सिद्धांत है। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम दिया बिने नामक विद्वान ने। इसकी स्पेलिंग है BINET। ये बिने नामक विद्वान ने दिया। इसके बाद में एक प्रश्न आता है कि सिरिल बर्ट के अनुसार किसी बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम है, तो उस बालक को कौन सा बालक माना है? उस बालक को माना गया है पिछड़ा बालक। अगला है कि बुद्धि पर वातावरण संबंधी प्रयोग किसने किया? तो ये आता है कैंडल नामक विद्वान ने बुद्धि पर वातावरण संबंधी प्रयोग किया। एक प्रश्न जो प्रैक्टिकल आधारित है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 160, 160, यह उसकी बुद्धि लब्धि होगी। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र जो है वो हम पहले आप लोगों के सामने पहले आप लोगों ने शायद इसको देखा होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु
बटा वास्तविक गुणा वास्तविक आयु बटा 100, इस तरीके से है ये। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, बुद्धि लब्धि का मानसिक वो सूत्र क्या है देख लीजिए आप यहाँ पर। इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं क्या है, मानसिक आयु ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बटा वास्तविक आयु और फिर इसको जो है वो गुणा किया गया है 100 से। तो इस प्रश्न के आधार पे हम इस सूत्र के आधार पर अपन उसकी जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे है कि बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। बुद्धि लब्धि स्तर में मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है वे बच्चे जो कि 35 एवं उससे निम्न हो। हम उनको कौन सा कहेंगे, जिनका 35 एवं उससे निम्न का यदि किसी का स्तर है तो हम उनको मंद बुद्धि वाले बच्चे कहेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है। एक अगला है कि आधार आयु मापन, बहुत महत्वपूर्ण है कि आधार आयु मापन किससे संबंधित है। तो जाहिर है कि हम बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं तो बुद्धि की चर्चा तो बुद्धि आएगी, जिसको इंटेलिजेंस कहा है। हार्वर्ड गार्डनर नामक विद्वान ने बहुविधि सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुविधि सिद्धांत का मतलब है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो इन्होंने इंग्लिश में इसका नाम है, के अनुसार बुद्धि के निम्न प्रकारों के अंतः अवस्था क्या होगी। यदि संगीतात्मक है जैसे वायलिन वादक, भाषिक है लैंग्वेज बेस्ड है तो कवि, अंतर्वैयक्तिक है यानी चिकित्सक हो सकता है, और स्थानिक है तो मूर्तिकार हो सकता है। इसी प्रकार से बुद्धि का द्विकारक यानी जिसको टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, उसको कौन सी थ्योरी बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी ये किसने दिया, ये दिया स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने। ऐसे लोग जो नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, उनमें क्या खास बात होती है कि उनमें उच्च सांवेगिक लब्धि होती है। ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग ऑटोमेटिकली जो है वो नए लोगों में समाहित हो जाते हैं, तो उनको उच्च सांवेगिक स्थिति होती है। टर्मन नामक विद्वान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच में है तो ऐसे बुद्धि लब्धि के बालक होंगे सामान्य श्रेणी के बालक कहलाएंगे। एक है गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत, कौन सा दिया गया है, इसको कहा गया है त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। एक प्रश्न आता है कि बुद्धि में EQ क्या है। EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट, EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट, और IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो ये दोनों किस प्रकार के उदाहरण हैं, ये दोनों हैं मानक प्रदत्त के उदाहरण माने गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन सबको याद कर लीजिए कि एक स्टेटमेंट आता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन प्रदर्शित करता है किस चीज को, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। एक विद्वान है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने सभी संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा क्षमता को नाम दिया है, और वो नाम दिया है जी कारक नाम उन्होंने दिया है। गिलफोर्ड के त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी का अन्य नाम है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने जो 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है उसका बुद्धि संरचना का सिद्धांत है। अगला एक और है गिलफोर्ड से संबंधित कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में आयाम है। कौन कौन से आयाम है, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु और परिणाम। गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत,
जिसको 3 डायमेंशनल वाला कहा जाता है, इसके विषय वस्तु आयाम के घटक कौन कौन से हैं? पहला है प्रतीकात्मक, दूसरा है सांकेतिक और तीसरा है शाब्दिक एवं व्यवहारिक कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ पर चर्चा की है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम बुद्धि से संबंधित और चर्चाएं करेंगे। अपने साथी रमाकांत शर्मा को आप विदा दीजिए और हम नेक्स्ट में आप लोगों की चर्चाएं इसी प्रकार से करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।